हिरोशिमा में आपका स्वागत है। ये बात 6 अगस्त 1945 सुबह 8:15 की है। एनोला गे नाम के अमेरिकी विमान ने पैसिफिक में टिनियन आइलैंड से जापान के हिरोशिमा में उड़ान भरी थी। वो भी एक परमाणु हथियार के साथ। हिरोशिमा एक इंडस्ट्रियल और पोर्ट सिटी थी जिसे सेटो इनलैंड सी में एक डेल्टा नाम की नदी पर बनाया गया था। विमान ने परमाणु हथियार को लगभग 9,470 मीटर की ऊंचाई से शहर के बीचों बीच छोड़ा था और उसके तुरंत बाद वो वहाँ से चला गया। उसके ठीक 43 सेकंड के बाद लगभग 580 मीटर की ऊंचाई पर, यहाँ तक कि जमीन पर भी पहुंचने से पहले वो परमाणु हथियार फट गया। उस समय हिरोशिमा में सुबह 8:15 हो रहे थे जब लोग अपने काम पर जा रहे थे। कुछ ही सेकंड के अंदर यूरेनियम परमाणु से निकलने वाली ऊर्जा से पहले तो प्रकाश की एक अंधाधुंध चमक निकली और उसके बाद उसमें से तीव्र आग निकली। उस समय तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस या 7200 फ़ारेनहाइट तक बढ़ गया था और आग की गति 440 मीटर प्रति सेकंड या 1400 फीट प्रति सेकंड थी, जिसकी वजह से उसने हिरोशिमा के केंद्र तक आने वाली हर एक चीज को जलाकर खाक कर दिया। उसके रास्ते में आने वाली हर एक चीज पिघल गई, यहाँ तक कि इंसान भी। कुछ ही सेकंड के अंदर लगभग 80,000 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। यहाँ तक कि मजबूत से मजबूत सामान भी खाक हो गया था। एक 18 किलोमीटर लंबा या 59,000 फीट लंबा मशरूम क्लाउड बन गया था और साथ ही हर जगह बहुत ही ज्यादा मात्रा में रेडिएशन फैलने लगा था। घर, दुकानें, पार्क सब तबाह हो चुका था। शहर की लगभग 70% बिल्डिंग्स या तो ढह चुकी थी या उनका स्ट्रक्चर बिगड़ चुका था। उसी समय काले बादल छाने लगे जिसकी वजह से बारिश हुई। बदकिस्मती से लोगों ने इस बारिश के पानी को पी लिया था जो कि वास्तव में एसिड रेन थी, क्योंकि इस बारिश में रेडियो एक्टिव मटेरियल थे। इसलिए धीरे धीरे लोग अपनी जानें गंवाने लगे और इसका कोई भी इलाज नहीं था। जितने लोगों ने विस्फोट की वजह से अपनी जानें गंवाई थी उससे दोगुना जानें लोगों की रेडिएशन और आग की वजह से गई थी। बेशक इस वजह से हजारों अन्य लोगों को स्किन ट्यूमर, ल्यूकेमिया और अन्य तरह का कैंसर होने लगा और लोग विकलांग या बीमार पैदा होने लगे। कई लोगों का जेनेटिक स्ट्रक्चर बदल गया। आज भी आप यहाँ कई पीड़ित देख सकते हैं। उस समय हिरोशिमा की आबादी लगभग 3,50,000 थी और जापान द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार कुछ ही महीनों में लगभग 1,40,000 लोगों ने अपनी जान। लेकिन अगर हम 75 साल फास्ट फॉरवर्ड करके देखें तो शहर पहले की तरह वापस नॉर्मल हो चुका था और पूरा शहर अपने अतीत से सबक सीख चुका था। एक 51 साल के सज्जन जिन्होंने स्वयं परमाणु बम विस्फोट के दिन का अनुभव किया था, वो अपने डॉग को बड़ी ऊर्जा के साथ घुमाते हुए हमारे पास आए जब उन्हें लगा कि हम इंटरव्यू लेना चाहते हैं। I was born here. You can see the tram over there. Just the downside of the river, the mountain have some military barracks. We have a military hospital. हाँ। So he was a military doctor. At the day of atomic bomb drop, he wanted to go to the hospital. At the time of waiting for tram, he wanted to smoke. And just later the cigarette and tram came in. Cigarette is at that time so precious, so important. High price. He would like to let it off. Okay, I'll wait. So the laziness of my father or cigarette helped my father's life and also me. My mother, she is a lieutenant, 8 in the morning in the summertime. So noisy. The birds or cicadas or some bugs, insects. But at the time of atomic bomb drop, and even the insect, even the birds know something. All silence comes here. She felt something wrong because normally so noisy. Hot humidity day in the morning, no birds singing, no insects calling. अच्छा। So she felt something wrong. Then house is blown out. I was living here. I know what's happening. अमेरिकियों के बारे में आपकी क्या राय है? Americans don't like to come here because they feel some guilty. But we haven't said American is bad. हाँ। We didn't say that. समय बदल गया है। Half is our fault. One thing sure is my father and mother doesn't blame any Americans. वे युद्ध को दोष देते हैं। Us. हाँ। So this is the reason I speak English. When the American army come here, the English education is obligation. We have to learn. But when I was 9 years old, my mother insisted me to go to the cram school. So I said, Mom, I don't know what they're talking. I cannot speak even Japanese well. But my mother insists me speak English. हाँ। Tears dropped her eyes and said, "Oh my poor boy, you know we lost the war. If you cannot speak, you want to be
and another loser, you want to lose again? हाँ So this is the reason I speak English. सर, आप अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। No, not for that. सर, आपकी उम्र कितनी है? I was 91. I was or 92. I talk too much? नहीं Okay, just wait a minute. Could you fall? This is my name card. My name is Asai. आपसे मिलकर अच्छा लगा। This is my dog. वाओ। And I say, जेनबाकू डोम, जो कि विस्फोट होने वाली जगह से केवल 150 मीटर की दूरी पर है, उसे भूकंप में गिरने से बचने के लिए सॉलिड कंक्रीट के साथ बनाया गया था। ये उन कुछ बिल्डिंग्स में से एक थी जो विस्फोट के बाद भी बरकरार रही, लेकिन इसके मजबूत स्ट्रक्चर के बावजूद विस्फोट के कुछ ही सेकंड के अंदर इसके अंदर मौजूद सभी लोग राख में बदल गए। और हिरोशिमा पीस मेमोरियल म्यूजियम में नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल करके विजुअल एग्जीबिशंस तैयार किए गए हैं। इसके अलावा पीड़ितों के बचे हुए कपड़ों से लेकर उनके जीवन की कहानियों तक, और यहाँ तक कि वो सभी चौंकाने वाली जानकारी जो आपको वापस उस दिन का अनुभव करवा सकती है, वो यहाँ पर मौजूद है। बीच में जो लौ यानी फ्लेम है, वो 1964 से लगातार जल रही है। ये तब तक जलती रहेगी जब तक दुनिया के सभी परमाणु हथियारों को हटा नहीं दिया जाता और दुनिया से परमाणु का खतरा पूरी तरह से टल नहीं जाता। फुकुरोमाची बिल्डिंग एक एलिमेंट्री स्कूल है जो ब्लास्ट होने वाली जगह से थोड़ी ही दूर पर है। यहाँ करीब 160 छात्रों और शिक्षकों ने अपनी जान गंवा दी थी। बिल्डिंग के अंदर कई टूटे फूटे भाग भी हैं और केवल 100 मीटर की दूरी पर सदाको सासाकी की मूर्ति है। ये कहानी कुछ इस प्रकार है। उनके घर के 2 किलोमीटर के दायरे में विस्फोट होने के बाद भी किस्मती से सदाको नाम की 2 साल की बच्ची और उसका परिवार बच गया था, क्योंकि उसके परिवार को लगा कि सब शारीरिक रूप से स्वस्थ और खुश हैं, तो उन्होंने अपनी बेटियों को बाकियों के साथ स्कूल भेजना जारी रखा। लेकिन सिर्फ 1954 तक, क्योंकि बाद में ये बात सामने आई कि उस छोटी लड़की को ब्लड कैंसर था। जब वो स्कूल में दौड़ते समय अचानक गिर गई और उसकी गर्दन और कान के पीछे अजीब सी सूजन आ गई। उसके आसपास के लोगों ने उस छोटी सी बच्ची से कहा कि अगर वे कागज के 100 क्रेन बनाएगी तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। उम्मीद से भरपूर सदाको ने क्रेन बनाना शुरू कर दी, लेकिन वो इतनी देर जीवित नहीं रह सकती जितने में वो 1000 क्रेन बना सकती। जीने की आस में रहने वाली बच्ची ने अस्पताल में रहने के दौरान 644 क्रेन बनाए। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। आज की तारीख में दुनिया भर के बच्चे उसके लिए क्रेन बनाते हैं। 1000 क्रेन को 1000 से भी ज्यादा बार बनाया गया है। ये सभी कागज के बने क्रेन इस मॉन्यूमेंट के चारों ओर लगाए गए हैं और ओरिजुरु टावर में विजिटर्स खुद अपने पेपर क्रेन बना सकते हैं। इसलिए मैंने खुद भी एक बनाया और 12वीं मंजिल से उसे नीचे फेंक दिया। मैंने जो कागज फेंका वो सदाको के सपनों के साथ मिला हुआ था। जापानी लोग अमेरिकियों से नफरत नहीं करते हैं। वे विश्व शांति के बारे में शिक्षा देना महत्वपूर्ण मानते हैं। स्कूलों में टीचर और टेक्स्ट बुक्स अमेरिकियों को दोष नहीं देते हैं, बल्कि युद्ध को दोष देते हैं। उनका ये मानना है कि यही आगे बढ़ने की चाबी है। होंडोरी शॉपिंग स्ट्रीट शहर के बीचों बीच है। ये खरीदारी करने और शाम के समय टहलने के लिए शहर की सबसे व्यस्त रहने वाली जगह। हम देख सकते हैं कि आज की तारीख में हिरोशिमा क्या बन चुका है। जहाँ परमाणु विस्फोट हुआ था, वो जगह अब एक बहुत ही सुंदर पार्क में बदल गई है। आज ये शहर एक राजधानी है जिसकी आबादी 1.2 मिलियन है। ये एक मुख्य पोर्ट, इंडस्ट्री और टूरिज्म सिटी में बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। अतीत से अपना सबक सीखते हुए ये कभी भी अतीत में नहीं रहता और केवल भविष्य पर ध्यान देता है। उन्होंने मुझे एक ओरिगामी बर्ड दी। अमेरिका ने जब हिरोशिमा पर एक परमाणु बम गिराया था, उसके ठीक 3 दिन बाद उसने नागासाकी पर भी बम गिराया था। ये बात 75 साल पुरानी है, जब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इन्हें गिराया गया था। अब वे और भी ज्यादा शक्तिशाली बन चुके हैं। तो परमाणु बम हिरोशिमा पर गिराया गया था, उसने 15 किलोटन का विस्फोट किया था। 15,000 TNT थे। अगर यही परमाणु बम न्यूयॉर्क के सिटी सेंटर में फटा होता तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता। विस्फोट से प्रभावित क्षेत्र का रेडियस लगभग 1.5 किलोमीटर होता। येलो सर्कल आग के गोले के रेडियस को दर्शाता है जो विस्फोट के कारण हुआ था। रेड सर्कल के अंदर जितने भी लोग होते उन सभी को अपनी जानें गंवानी पड़ती और कंक्रीट से बनाई गई सभी बिल्डिंग्स या तो ढह जाती या उनका स्ट्रक्चर बिगड़ जाता। आपको जो ब्लैक सर्कल दिखाई दे रहा है, वहाँ पर बनी हर एक बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो जाती और कई लोगों के घायल होने के साथ साथ कईयों को अपनी जानें भी गंवानी पड़ती। ऑरेंज सर्कल वो एरिया दर्शाता है जहाँ 3rd डिग्री रेडिएशन बर्न होता। लेकिन इस विस्फोट की विनाशकारी शक्ति B-83 के सामने कुछ भी नहीं है। आज की तारीख में B-83 अमेरिकी इन्वेंट्री में मौजूद सबसे ज्यादा शक्तिशाली थर्मोन्यूक्लियर हथियार है। 70 के दशक में बनाया गया B-83 1200 किलोटन का विस्फोट करता, जो कि हिरोशिमा पर हुए विस्फोट से 80 गुना ज्यादा है। ये 1.2 मिलियन टन TNT की पावर जितना है। अगर इसे न्यूयॉर्क में गिराया गया होता तो विस्फोट से प्रभावित क्षेत्र का दायरा 11 किलोमीटर से भी अधिक होता। 1954 में ऑपरेशन कैसल ब्रावो नाम से अमेरिका द्वारा टेस्ट किया गया अब तक का सबसे बड़ा परमाणु हथियार है। इसने 15,000 किलोटन का विस्फोट किया, यानी हिरोशिमा में हुए विस्फोट की तुलना में 1000 गुना से भी ज्यादा। अगर इसे न्यूयॉर्क में गिराया जाता तो विस्फोट से प्रभावित क्षेत्र का रेडियस 35 किलोमीटर से भी ज्यादा होता। हालांकि इससे भी ज्यादा शक्तिशाली एक परमाणु हथियार मौजूद है। 30 अक्टूबर 1961 में सोवियत संघ द्वारा सार बॉम्ब नामक एक विस्फोट किया गया था, जो अब तक का सबसे बड़ा विस्फोट है।
इसमें 50,000 किलोटन का विस्फोट हुआ था, यानी कि हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम की तुलना में 3,300 गुना ज्यादा। और उसकी वजह से मशरूम क्लाउड इतना बड़ा था कि पृथ्वी पर मौजूद हर एक चीज उसके सामने छोटी लग रही थी। अगर इसे न्यूयॉर्क पर गिराया जाता तो विस्फोट से प्रभावित क्षेत्र का रेडियस 50 किलोमीटर से भी ज्यादा होता और ये आज भी अंतरिक्ष से दिखाई देता। जार परमाणु बम को 50 साल पहले बनाया गया था और ऐसा माना जाता है कि आज की तारीख में दुनिया में लगभग 15,000 परमाणु हथियार हैं। अगर 1963 में परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया गया होता तो दुनिया में आज बहुत ज्यादा शक्तिशाली परमाणु हथियार होते। आखिर में मैं आपको सुतोमी यामागुची की कहानी बताना चाहता हूँ। यामागुची मित्सुबिशी के लिए काम किया करते थे, जिसे आज हमें कार ब्रांड के रूप में जानते हैं, और वे अगस्त 1945 में एक बिजनेस ट्रिप पर हिरोशिमा गए थे। उन्हें ट्रेन स्टेशन की तरफ जाते हुए ये एहसास हुआ कि वे अपनी टिकट भूल गए हैं, जो कि विस्फोट होने वाली जगह के पास थी। वे अपने ऑफिस पहुंचे, जो विस्फोट होने वाली जगह से थोड़ी आगे थी, और उस समय उन्होंने आसमान से गिरता हुआ पहला परमाणु हथियार देखा। अचानक विस्फोट होने की वजह से उनके कान के पर्दे फट गए, वे अस्थायी रूप से अंधे हो गए और बाईं तरफ से उनका शरीर गंभीर रूप से जल गया था, लेकिन वे फिर भी जीवित थे। उन्होंने बंकर में रात बिताई, लेकिन उनके घावों का ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं था। अगले ही दिन वे जैसे तैसे करके स्टेशन पहुंचे। उन्होंने हिरोशिमा छोड़ा और वापस अपने शहर लौट आए। वे आखिरकार अपने घर पर अपने घावों का इलाज करवा पाए। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने 2 दिन बाद मित्सुबिशी को सूचित किया कि वे हिरोशिमा की अपनी बिजनेस ट्रिप से वापस आ चुके हैं और अब ये काम कर सकते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी वे काम पर गए। इससे पता चलता है कि जापानी लोग अपने काम के प्रति कितने समर्पित हैं। आप शायद यामागुची को भाग्यशाली समझ सकते हैं कि वे हिरोशिमा में हुए परमाणु विस्फोट से बच गए, लेकिन अपने घर नागासाकी में लौटने के लिए उनकी किस्मत खराब थी। जब वे काम पर अपने मैनेजर को हिरोशिमा में हुए अपने अनुभव के बारे में बता रहे थे, उसी समय नागासाकी में दूसरा परमाणु बम गिराया गया। एक बार फिर उन्होंने बहुत बड़ा धमाका होते हुए देखा, जिसमें से वे बच निकले और फिर से काम पर आने लगे। जापान में शूट किया गया मेरा पहला वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस शानदार देश के आगे 2 और वीडियो भी आने वाले हैं। मैंने पाकिस्तान, याकुत्स्क और तंजानिया में वीडियो शूट किए हैं। रोहित चैनल यहाँ पर था।